स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तो आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि भोजपुरी के सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, पवन सिंह ने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के समय में भी बीजेपी का हाथ थाम करके चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन मनचाही सीट नहीं मिलने की वजह से निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ना पवन सिंह को ही भारी पड़ गया और फिर एक्टर को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन करते ही सिंगर पवन सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। जहां पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका अपडेट दिया है। पवन सिंह ने अमित शाह, जेपी नड्डा और फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो शेयर किया है। इस पोस्ट के कैप्शन में पवन सिंह ने लिखा कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज ये फोटो देख करके सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वह कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। दोस्तों देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर के उठ रहे विवादों के बीच बिहार में आरजेडी ने सियासी मैदान में अपने अंदाज में संदेश दे दिया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें दशहरे की शुभकामना के साथ आई लव को प्यार, एकता और फिर सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया गया है। ये पोस्टर न सिर्फ चर्चा में आया है बल्कि राजनीतिक हलकों में भी नया सवाल खड़ा कर दिया गया है। ये पोस्टर पूरी तरीके से अंग्रेजी में तैयार किया गया है। इस प्रकार आई लव मोहम्मद कैंपेन के बीच आरजेडी का ये पोस्टर वार सामाजिक सद्भाव और फिर प्यार का प्रतीक बनकर के उभरा है, जो चुनावी समय में राजनीतिक और फिर सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से ध्यान खींच रहा है। वहीं पर पोस्टर में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में हैप्पी दशहरा लिखा गया है। तो फिर एक साइड में लालू प्रसाद यादव की तो फिर दूसरी साइड में तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को इंडिकेट करते हुए अंग्रेजी में लिखा गया है आई लव ऑल पीपल ऑफ बिहार। तो पोस्ट के बीचों बीच बोल्ड अक्षर में लिखा गया है आई लव लालू एंड तेजस्वी। वहीं पर नीचे लिखा गया है बिकॉज लालू इज वॉइस ऑफ पुअर पीपल, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी पीपल। वहीं पर आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने बताया है कि यह पोस्टर लोगों को प्यार और एकता का संदेश देने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी देश भर में आई लव मोहम्मद और आई लव अखिलेश जैसे विवादों पर बहस हो रही है और कुछ राजनीतिक दल इसे भड़काने और फिर नफरत फैलाने का माध्यम बना रहे हैं। जहां भाई अरुण ने कहा कि लव इस लाइफ है, किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। यह प्यार करने वालों के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को यही संदेश देने के लिए ये पोस्टर लगा रहे हैं। दोस्तों बिहार के नए सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एनडीए की सरकार बनेगी या फिर जनसुराज आएगा, जाने तेजस्वी का हाल क्या है इस सर्वे में। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और नया सर्वे जारी हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है। नए जेवीसी पोल सर्वे के अनुसार जेडीयू को इस बार काफी बढ़त मिल सकती है। पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि 2020 में मिली सीटों से 10 ज्यादा है। जी हाँ, वहीं पर जेवीसी पोल सर्वे के अनुसार ही अगस्त में हुए एक सर्वे में जेडीयू को सिर्फ 29 सीटें मिली थी, लेकिन अब यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है। सर्वे में नीतीश कुमार को बिहार की जनता की पहली पसंद और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। भाजपा को इस बार 71 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि राजद 74 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रह सकती है। जब पिछले चुनाव में भाजपा ने 74 और राजद ने 75 सीटें जीती थी। वहीं पर वोट शेयर के लिहाज से एनडीए को 41 से 45% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 37 से 40% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी इस बार एक्स फैक्टर माना जा रहा है। जब सर्वेक्षणों के अनुसार ये नई पार्टी 10 से 11% वोट हासिल करके चुनाव में मजबूत शुरुआत कर सकती है। जब सर्वेक्षण के अनुसार यानी कि सर्वे के अनुसार एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा को 66 से 77 सीटें, जेडीयू
जदयू को 52 से 58 सीटें और फिर एनडीए के अन्य सहयोगियों को 13 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर महागठबंधन के लिए सर्वेक्षण में राजद को 57 से 71 सीटें, कांग्रेस को 11 से 14 सीटें और फिर अन्य को 13 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे विपक्षी गठबंधन को कुल 81 से 103 सीटें मिल सकती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एआईएमआईएम, बसपा और फिर अन्य को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, भ्रष्टाचार और फिर बेरोजगारी को लेकर की बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव जम करके बरसे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच टकराव जारी है। रविवार को राजद नेता और फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा ने उसकी शिक्षा पर सवाल उठा दिए। जहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि बिहार की एनडीए सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि वे बिहार के खजाने से हर दिन 65 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में दे रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की है और कहा है कि वे बिहार की जनता पर बोझ डालते हुए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि ये नकलची सरकार तेजस्वी के विजन की नकल तो कर रही है, लेकिन पूरे आंकड़े और फिर योजना क्यों नहीं दे पा रही है। डबल इंजन वाली सरकार ने 20 साल बाद महिलाओं को 1.38 रुपए प्रति दिन की मदद दी है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने मांग की है कि नकलची सरकार बताएं कि बिहार का बजट 3.17 ट्रिलियन क्यों था और फिर जुलाई में 58,000 करोड़ का अनुपूरक बजट क्यों जोड़ा गया। बिहार का कुल बजट 3.95 ट्रिलियन है, जिसमें 2 ट्रिलियन का प्रतिबद्ध व्यय है, जबकि कुल धनराशि 1.95 ट्रिलियन है। तो फिर इस योजना को चलाने के लिए कितना राजस्व प्राप्त होता है। वहीं पर 1.95 ट्रिलियन से पुल, पुलिया, सड़कें और फिर इमारतें बनने में कितना खर्च किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मई 2025 से सितंबर 2025 तक 1.15 ट्रिलियन की योजना की घोषणा की है और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर 2024 में अपने दौरे के दौरान 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पिछले महीने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई घोषणाओं का कुल व्यय 8,729 ट्रिलियन होगा। उनका विजन क्या है और फिर नीतीश कुमार इस बजट का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए। दोस्तों, पवन सिंह पर तेज प्रताप यादव का करारा तंज सामने आया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कभी हमारे पैर पर गिरे हुए थे, अब किसी और के पैरों पर गिरने गए हैं। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के लोक आस्था के महापर्व छठ को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास की सराहना की है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि छठ महापर्व को बिहार के लोग श्रद्धा के साथ मनाते हैं। महापर्व को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर ये अच्छी बात है। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के भाजपा और फिर एनडीए के नेताओं से मिलने को लेकर के कहा कि इन लोगों का यही काम है, वे कलाकार हैं। जब पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पर गिरे हुए थे, आज दोबारा चले गए, जब किसी और के पैर पर गिरने गए हैं, वे लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। उन्हें समझ में अभी नहीं आ रहा है, उनकी बुद्धि और फिर विवेक काम नहीं कर रहा है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वे जानेंगे। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह को नसीहत देते हुए कहा है कि वे कलाकार हैं, उन्हें कलाकारी करनी चाहिए, कहां से वे चुनाव में पड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर के कहा है कि लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड की चर्चा करते हुए कहा है कि इसके आने से बदलाव हो रहा है, इसके पास सभी लोग शिक्षा के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग जमीन पर चलने वाले लोग नेता है। दोस्तों, चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का साथ दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने बिहार के एनडीए के कई सारे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, तो चिराग पासवान ने कहा है कि जिन पर आरोप लगे हैं उनको जवाब देना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर अपनी राय दी है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इन दोनों नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर 1995 के तारापुर नरसंहार से जुड़े होने और फिर उम्र में हेर फेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जिन नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि क्या प्रशांत किशोर के पास इन आरोपों का कोई भी सबूत है या फिर वे सिर्फ दावे कर रहे हैं। वहीं पर चिराग पासवान ने इस स्थिति की तुलना आम आदमी पार्टी की पुरानी राजनीति से भी की है। कुछ नेताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे भी दायर किए हैं। वहीं पर चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, उनके पास सबूत
है या फिर वे सिर्फ दावे कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। वहीं पर चिराग पासवान ने दिल्ली की राजनीति का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी ऐसे ही राजनीति देखी है, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले बड़े आरोप लगाती थी, लेकिन बाद में उन नामों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे नहीं पता है कि प्रशांत किशोर तथ्य पेश कर रहे हैं या फिर नहीं, जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। जब उनमें से कुछ ने उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे भी दायर किए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जा रही है। जब बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपना काम शुरू करने के लिए बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए की शुरुआती मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए कुछ तारीखें तय की गई है। जब बिहार सरकार ने इन तारीखों का ऐलान कर दिया है, जब 3, 6, 17, 24 और फिर 31 अक्टूबर को इस योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा 7, 14, 21, 28 नवंबर, 5, 12, 19 और 26 दिसंबर को भी इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं पर 10,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से महिला लाभुकों को इन तारीखों पर पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं पर जीविका स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई सभी इच्छुक सदस्य महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर के आवेदन करें। वहीं पर स्वयं सहायता ग्रुप से नहीं जुड़ी महिलाएं के लिए सबसे पहले अपने आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में उपलब्ध निर्धारित पत्र में जमा कर सकती है। अब सवाल है कि आखिर ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है। तो आपको बता दूं कि इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाती है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन होता है और फिर इस आकलन के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। आपको बता दूं कि ये 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के कुछ नियम और शर्तें हैं, जिसके बाद ही आवश्यकता अनुसार ये राशि दी जाती है। वहीं पर योजना के अंतर्गत परिवार का मतलब है पति पत्नी और फिर उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना का प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा और फिर नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दलितों का विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं दलित समुदाय से आता हूं और फिर जब नीतीश कुमार ने मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया तो फिर ये बात लालू यादव को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। मगर पत्रकारों ने जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से पूछा है कि तेजस्वी यादव ने एनडीए पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है, इस पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को पागल बताया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पागल हो गए हैं। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने ही मुझे दलित समझ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था। जब मांझी ने लालू यादव के बयानों का जिक्र करते हुए कहा है कि लालू यादव पहले कहते थे चूहा पकड़ने वाले, मेंढक खाने वालों, बकरी चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने सवाल किया है कि लालू यादव ने अपने मंत्रिमंडल में क्या किया है। उन्होंने केवल चरवाहा विद्यालय खोला और फिर लाठी में तेल पिलाया, लाठी भंजवाया। जीतन राम मांझी ने उस घटना को याद दिलाया है जब लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 35 विधायकों के साथ राज्यपाल के पास गए थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव इन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग फिर गया है। पर विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 20 से 25 सीट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह चुनाव में पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है, लेकिन गठबंधन की बड़ी पार्टियों को हमारा ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा है कि हमने एनडीए के बड़े नेताओं से मिलकर के अपनी पार्टी के लिए 25 सीटें मांगी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कई भोजपुरी सितारे भी चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सियासी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इस बार बिहार के चुनावी समर में कई सितारे भी नजर आएंगे। आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा टीवी स्टार शेखर सुमन, बॉलीवुड डायरेक्टर प्रकाश झा और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कुणाल सिंह भी बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वहीं पर इस बार के चुनाव में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं पर अभिनेता रितेश पांडे का भी चुनाव लड़ना तय है। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के गायक और फिर अभिनेता रितेश पांडे का भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हेलो कौन गाने से फेम पा चुके रितेश पांडे ने हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सदस्यता ली है। वह जनसुराज के टिकट पर रोहतास के करगहर या फिर भभुआ सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अलावा भोजपुरी गीतकार एवं लोरिया विधायक विनय बिहारी भी इस बार
फिर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर चुनाव में किस्मत आजमाने के अलावा प्रचार में भी भोजपुरी सितारों का जलवा दिखेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ जैसे भोजपुरी सुपरस्टार विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं पर खेसारी लाल यादव के भी राजद और फिर समाजवादी पार्टी से करीबी को देखते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की लटकनें लगाई जा रही है। खेसारी लाल यादव राजद उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। वहीं पर बिहार चुनाव में भी फिल्मी सितारों ने किस्मत तो पहले भी आजमाई है, मगर जीत कुछ ही को नसीब हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। बिहार का चुनाव अब तक लालू परिवार और फिर नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री ने इलेक्शन को और भी दिलचस्प बना दिया है। जब कुल मिलाकर के इस बार नीतीश और तेजस्वी के अलावा प्रशांत किशोर भी बड़ा चेहरा माना जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इन नेताओं के पास कितनी संपत्ति है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपत्ति का ब्यौरा शेयर करने की शुरुआत की थी, इसके तहत उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी है। जब बिहार सरकार की वेबसाइट पर 31 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उनके पास 21,052 रुपए कैश थे। इसके अलावा एसबीआई ब्रांच में 31,448 रुपए, संसद भवन स्थित एसबीआई ब्रांच में 3358 रुपए, जबकि बोरिंग रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 26,500 रुपए का डिपॉजिट था। वहीं पर नीतीश के पास दिल्ली में एक फ्लैट है, जहां इन सब के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है, इसकी वैल्यू 11,32,753 रुपए है। इनके पास 1,71,000 रुपए का सोने का गहना है। इनके पास कुल मिलाकर के 16,97,741 रुपए की चल संपत्ति मौजूद है। नीतीश के पास दिल्ली में एक फ्लैट भी है, जिसका वर्तमान मूल्य 1,48,00,000 रुपए है। वहीं पर तेजस्वी यादव की संपत्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव के पास कुल 5,88,90,061 रुपए की संपत्ति है। उनके ऊपर कुल 17,578 रुपए की देनदारी है। वहीं पर 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,32,46,322 रुपए घोषित की थी, जब पिछले 10 साल में उनकी संपत्ति में दोगुने से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि पिछले 3 साल में उन्होंने कुल 241 करोड़ रुपए फीस के तौर पर कमाए हैं। इनमें से 18% जीएसटी और फिर करीब 20 करोड़ इनकम टैक्स के रूप में भारत सरकार को दिए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि 98 करोड़ रुपए उन्होंने दान कर दिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम चोर नहीं हैं, जो पैसा मिला उसका हिसाब किताब है। वहीं पर तीनों नेताओं की पढ़ाई की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री है, जबकि तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं पास है। प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने लखनऊ और फिर हैदराबाद से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ भी काम किया है। दोस्तों, आखिर तेज प्रताप यादव का पावर बैंक कौन है? आखिर किसके बूते भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ दी है? दरअसल पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के अब गंभीर दिखने लगे हैं। एक तयशुदा गति के साथ जीत के समीकरण साधने का जुगाड़ भी कर रहे हैं। इनके अंदाज में थर्ड फ्रंट की नीति भी शामिल है। ये तभी संभव है जब एआईएमआईएम या फिर बसपा जैसी पार्टियों का साथ मिल जाए। जब ऐसा होता है तो फिर बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में तेज प्रताप यादव भी एक फैक्टर साबित हो सकते हैं। एक बात तो तय है कि इस चुनाव में उनके खाते में प्लस कितना आता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तेज प्रताप महागठबंधन को तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि तेज प्रताप यादव के पीछे एक सशक्त राजनीतिक दल का हाथ है। गौर करें कि तेज प्रताप यादव का पार्टी से और फिर परिवार से निकाले जाने के कारण बहुत ही निजी है। गौर करें कि तेज प्रताप यादव का पार्टी से और फिर परिवार से बाहर निकाले जाने का कारण बात निजी है। तेज प्रताप यादव के प्रेम प्रसंग और फिर उनके अतरंग संबंध जब मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रंग दिखाने लगे तो फिर पार्टी के प्रमुख होने के कारण राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए निर्णय लेना जरूरी हो गया है। चुप रहने से पार्टी और फिर समाज में नुकसान साफ दिख रहा था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस निर्णय में मजबूरी भी साफ दिख रही थी। लालू परिवार में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि परिवार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम पर है। तेज प्रताप यादव को ही देखें तो फिर मीसा भारती और फिर रोहिणी आचार्य एक तरफ से उनके समर्थन में ही उतर आई है। इसका फायदा तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवारों को एक लिमिट में ही सही लेकिन मिल सकता है। दोस्तों, सम्राट चौधरी के खिलाफ जनसुराज पार्टी राजभवन पहुंच गई है। कहा कि एक्शन नहीं हुआ तो फिर कोर्ट जाएंगे।
जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की उम्र छिपाने, जालसाजी और फिर हत्या में शामिल होने के आरोपों को लेकर के प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पहुंचा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी और फिर प्रदेश महासचिव किशोर कुमार शामिल है। लेकिन जनसुराज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो सकी है, जिसके बाद गवर्नर के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन राज्यपाल तक पहुंचेगा। साथ ही साथ हमें केंद्र सरकार और फिर प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा। अगर सम्राट चौधरी पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे। जनसुराज पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि तारापुर थाना कांड संख्या 44/1995 में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार अभियुक्त बनाए गए और तथा पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी हुई, किंतु उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा करके स्वयं को नाबालिग बता करके जमानत हासिल कर ली। वहीं पर ज्ञापन में बताया गया है कि साल 1999 में बिना विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य बने जब उन्हें कृषि विभाग में मंत्री बनाया गया, तब पीके सिन्हा के याचिका पर तत्कालीन बिहार के राज्यपाल ने उन्हें 25 वर्ष की आयु से कम होने के आधार पर मंत्री पद से हटा दिया। फिर साल 2000 में सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा के सदस्य बने, जब उनकी सदस्यता को न्यायालय में चुनौती दी गई, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2003 में अपना निर्णय लिया। वहीं पर आदेश में साफ है कि जमानत प्राप्त करने के लिए सम्राट चौधरी ने साल 1996 में अपनी आयु 16 वर्ष से कम दिखाई थी। न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत विद्यालय में फर्जी दस्तावेजों को मानने से इनकार कर दिया और फिर इस आधार पर साल 2000 में हुआ उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया गया। वहीं पर साल 2005 नवंबर महीने के विधान परिषद चुनाव में भी इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। आश्चर्यजनक यह है कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 साल बताई और साल 2020 के विधान परिषद चुनाव के लिए प्रस्तुत घोषणा पत्र में उन्होंने अपनी आयु 51 साल दर्ज की, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आलोकन के अनुसार यदि 1996 में उनकी आयु 16 साल से कम थी तो फिर 2020 में उनकी आयु 40 साल से भी कम होनी चाहिए। तो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। अक्टूबर से देश भर में 10 फ्री सुविधाएं शुरू होने वाली है। कौन कौन से हम आपको बताएंगे। नंबर 1, ये योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, पेंशन, गैस और फिर अन्य कई चीजों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रही है। इन सेवाओं का लाभ आम जनता को सीधे आर्थिक और फिर सामाजिक फायदा होगा। सरकार ने इन सुविधाओं को इसलिए शुरू किया है ताकि हर नागरिक को बुनियादी जरूरतें आसानी से मिले और फिर वह बेहतर जीवन यापन कर सके। इस मौके पर कई नियमों में भी बदलाव किए गए हैं जो कि आम आदमी की सहूलियत और फिर संरक्षण को ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, अक्टूबर से देश भर में शुरू होने वाली 10 मुफ्त सुविधाएं क्या है। उनमें है 18 साल से कम उम्र के बच्चों और फिर किशोरों के आधार में बायोमेट्रिक डेटा अपडेटिंग सेवा फ्री में उपलब्ध होगी। इससे माता पिता को लाभ होगा और फिर बच्चे की पहचान दस्तावेज को अपडेट रखना आसान होगा। वहीं पर अक्टूबर से रेलवे बुकिंग में आधार आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इससे टिकट बुकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित और फिर पारदर्शी होगी। वहीं पर एलपीजी गैस सिलेंडर का मूल्य में बदलाव, जहां नए एलपीजी गैस सिलेंडर कीमतों में बदलाव होगा, साथ ही साथ सब्सिडी योजना लागू होगी। वहीं पर पेंशन नियमों में बदलाव, जब पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार और फिर बेहतर पारदर्शिता के लिए नियम बदले जाएंगे, पेंशन धारक लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं पर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत मुफ्त टीकाकरण, जहाँ करीब 1 करोड़ बच्चों को सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त टीका लगना शुरू होगा। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुधार योजना है। वहीं पर रेलवे कर्मचारियों के इलाज में आसानी, जहाँ रेलवे कर्मचारियों और फिर पेंशनरों को अस्पताल में इलाज के लिए नई सुविधाएं कम लागत पर मिलेगी। वहीं पर जीएसटी बिल प्रबंधन प्रणाली, व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी हुई बिल प्रबंधन सुविधा ऑनलाइन मुफ्त मिलेगी। वहाँ पर बैंकिंग और फिर यूपीआई में बदलाव, यूपीआई और फिर बैंकिंग सेक्टर में नए नियम लागू होंगे ताकि लेन देन और फिर डिजिटलीकरण बेहतर हो सके। वहाँ पर छात्रों और फिर युवाओं के लिए नई स्किलिंग योजनाएं, युवाओं की कौशल विकास के लिए मुफ्त प्रशिक्षण और फिर इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। वहाँ पर ग्रामीण और फिर आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष लाभ, गरीबों और फिर जरूरतमंदों के लिए मुफ्त या फिर सब्सिडी आधारित योजना लागू रहेगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव के वोटर रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी मिली है।
इपिक आईडी और फिर मकान संख्या में अंतर दिखाया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की फाइनल मतदाता सूची चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को जारी कर दी है। इन नई मतदाता सूची में जहां पर लाखों पुराने वोटरों के नाम कट चुके हैं, वहीं पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें राजनीतिक हलकों में हलचल मचाती है। आरजेडी के नेता और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची इपिक आईडी के दर्ज पाया गया है, जबकि उन्होंने पूर्व में एक अन्य आईडी का दावा किया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव को वोटर आईडी कार्ड में दर्ज पते को लेकर के भी बड़ी बात सामने आई है। दरअसल फाइनल मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम एपिक आईडी के साथ दर्ज है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले अपने एपिक आईडी के रूप में दूसरा बता चुके थे, दूसरा नंबर जो बिहार में किसी को भी आवंटित नहीं है। वहीं पर इस अंतर ने नई वोटर लिस्ट को फिर से संदेह की स्थिति में आ गई है। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने शपथ पत्र में भाग संख्या 160 और फिर सीरियल नंबर 511 का जिक्र किया था। वहीं पर इतना ही नहीं, फाइनल मतदाता सूची में एक और गड़बड़ी सामने आई है। तेजस्वी यादव का नाम उनके पूरे परिवार के अन्य सदस्यों से अलग बूथ और फिर पते पर दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव का मकान संख्या और फिर एक अन्य मतदाता मंटू कुमार पिता नरेश राम का मकान संख्या एक जैसी है, लेकिन दोनों के बीच कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं है। दोस्तों, अक्टूबर महीने में 21 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। दरअसल बात है कि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, साथ ही साथ त्योहारों की धूम भी मचने वाली है। जब महीने की शुरुआत इस बार गांधी जयंती और फिर दशहरे से हुई है, यानी कि कहा जाए कि इस बार दशहरा, दीपावली, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, भाई दूज, वाल्मीकि जयंती, छठ पूजा सब अक्टूबर के महीने में है। तो फिर इस बार अक्टूबर में छुट्टियां भी खूब होने वाली है। जहाँ पर शनिवार रविवार की छुट्टी मिलाकर के करीब 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार अक्टूबर के महीने में नेशनल, स्टेट और फिर शनिवार रविवार को मिलाकर के करीब 21 दिन छुट्टियां रहेगी और फिर बैंक भी बंद रहेंगे। वहीं पर 4 को रविवार है और फिर दूसरे चौथे शनिवार को भी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा महानवमी, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा की छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एसबीआई, पीएनबी बंद रहेंगे, लेकिन एचडीएफ, आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अवकाश होगा। आपको बता दें कि नेशनल हॉलीडे पूरे देश में होती है, यानी कि छुट्टी होती है, तो फिर पूरे देश में अवकाश वाले दिन बैंक भी बंद रहते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार खास मौके पर छुट्टियों की घोषणा कर सकती है और बैंक बंद रहेगा या नहीं ये खुद बैंक डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बैंक बंद होने पर एटीएम खुले रहते हैं और फिर डिजिटल बैंकिंग भी उपलब्ध रहती है, तो फिर लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कैश निकल करके खर्च कर सकते हैं। लेकिन चेक पास करने के लिए लोगों को बैंक खोलने का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार के महिला वोट को साधने के लिए पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और प्रियंका गांधी के बीच जंग छिड़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के बीच बल्कि विचारधाराओं के टकराव का भी गवाह बनने के लिए तैयार है, खास करके महिला सशक्तिकरण और फिर कल्याण को लेकर के। इसलिए इसे बिहार में महिला वोटरों का महाभारत कहना गलत नहीं होगा। इसे सहयोग कहें या फिर राजनीतिक मजबूरी। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, उसी दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पटना और फिर मोतिहारी स्थित सदाकत आश्रम गई और 26 सितंबर को नवरात्रि के दौरान बिहार में महिलाओं के लिए अचानक घोषणाओं और फिर वादों की झड़ी लग गई। एक तरफ प्रियंका गांधी थी तो फिर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि बिहार जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिला सशक्तिकरण का सच्चा प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये सवाल है। वहीं पर आगामी चुनाव में आधी आबादी की वोटों का निर्णायक लाभ कौन उठाएगा, ये भी सवाल है। आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। आने वाले दिनों में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच बिहार की राजनीतिक गलियारों में चहल पहल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रैलियां और फिर जनसभाएं हो रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है। कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हत्यारा बता दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के सबसे चर्चित शिल्पी हत्याकांड में संदिग्ध अभियुक्त थे। वहीं पर अब सम्राट चौधरी के पीके पर पलटवार किया है। बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया। एक न्यूज चैनल के अनुसार प्रशांत किशोर को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा कि वे नौसिखिया नेता है। शिल्पी हत्याकांड पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि शिल्पी गौतम कांड में सीबीआई ने पूरी तरीके से जांच किया। उन्होंने आगे कहा कि अब राजनीति में आए हो तो फिर हिसाब देना होगा। पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ की जमीन कैसे आ गई, सबका हिसाब होगा। समय है, जनता तय कर
करती है जनता हिसाब देगी, जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी, ये कहना है सम्राट चौधरी का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दल इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया दौरे के दौरान चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस साल बिहार में 4 दीपावली मनाने का ऐलान किया है। वहीं पर बिहार के अररिया में अमित शाह ने जनसभा में जय श्री राम का नारा लगवाया और कहा कि भाजपा सारे घुसपैठियों को चुन चुन करके एक एक करके देश से बाहर निकाल देंगे। जब वहीं पर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की आलोचना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनके सत्ता में रहते हुए राम मंदिर निर्माण में देरी हुई। मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया और जल्द ही वहां पर ध्वजा किया जाएगा। वहीं पर अमित शाह ने कहा है कि इस दीपावली हम जो भी खरीदें वे स्वदेशी हो और फिर इस साल बिहार में चुनाव में इस साल बिहार में 4 दीपावली मनाए जाएंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए मतदाता सूची का महत्व और भी बढ़ गया है। हर पात्र नागरिक के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका नाम जारी की गई वोटर लिस्ट में शामिल हो ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसी उद्देश्य से बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल और ऑनलाइन बना दिया है। अब मतदाता राज्य पोर्टल, नेशनल पोर्टल और फिर मोबाइल ऐप तीनों माध्यमों से अपनी वोटर लिस्ट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार वोटर लिस्ट 2025 डाउनलोड करना बेहद आसान है। बिहार के वोटर ceo.election.bihar.gov.in या फिर voters.eci.gov.in पर जाकर के अपना जिला विधानसभा क्षेत्र और फिर बूथ चुन करके PDF लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप से भी पूरी सूची आसानी से देखी और फिर डाउनलोड की जा सकती है। वहाँ पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि CEO कार्यालय के अनुसार अंतिम मतदाता सूची की फिजिकल कॉपी सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा ये अंतिम सूची सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और फिर राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों को भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, बिहार का मखाना अब सिर्फ तालाब और फिर खेतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य सरकार और फिर केंद्र की संयुक्त पहल ने इसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना बनाई है। 6 जिलों को मखाने का हब बनाया गया है और फिर बाकी जिलों के लिए भी अलग अलग उत्पाद तय कर दिए गए हैं। अब ये सिर्फ किसानों की मेहनत की पहचान नहीं बल्कि पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था की नई धड़कन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत बिहार के एक जिला एक उत्पाद की सूची हाल ही में केंद्रीय पोर्टल पर अधिसूची की गई है। इस सूची में मखाना को 6 जिलों का मुख्य उत्पाद घोषित किया गया है। यह कदम बताता है कि बिहार का मखाना अब न केवल घरेलू उपभोग बल्कि निर्यात की दिशा में भी बड़ा रोल निभाने जा रहा है। वहाँ पर केंद्र सरकार ने बिहार को चिट्ठी भेज करके इस दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिए गए हैं। इससे साफ है कि बिहार और फिर केंद्र मिलकर के मखाने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की रणनीति बना ली है। वहीं पर मखाने के अलावा बिहार के अलग अलग जिलों को उनके खास उत्पादों की पहचान दी गई है। जब पटना को बेकरी का हब माना गया है, औरंगाबाद को स्ट्रॉबेरी, बांका को कतरनी चावल और फिर भागलपुर को जर्दालू आम की पहचान मिली। वहीं पर किशनगंज में अनानास, मधेपुरा में आम, बेगूसराय और फिर मुजफ्फरपुर में मिर्ची, लखीसराय में टमाटर और फिर नवादा में पान की बेल को प्रमुख उत्पाद के रूप में चुना गया है। वहीं पर पश्चिमी चंपारण में गन्ना, पूर्वी चंपारण में लीची और फिर समस्तीपुर में हल्दी को प्राथमिकता दी गई है। वैशाली को शहद का हब बनाया गया है, जबकि नालंदा और फिर सारण आलू उत्पाद के लिए चिन्हित किए गए हैं। वहीं पर राज्य सरकार ने सिर्फ कृषि आधारित उत्पादों पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि परंपरागत व्यंजनों को भी पहचान दी है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस पर पिछड़े और फिर अति पिछड़े समाज को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब दोनों दल सत्ता में रहे तो फिर इस समाज को न अधिकार देने का काम किया और न कभी सम्मान दिया। वहीं पर मंत्री प्रेम कुमार ने यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजद के कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन को लेकर के कहा कि तेजस्वी यादव आज जननायक के नाम से अति पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पिता लालू प्रसाद यादव कर्पूरी बाबू को हमेशा अपमानित करते रहे। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों से लालू प्रसाद यादव को इतनी घृणा थी कि वे कर्पूरी बाबू को कपटी ठाकुर कहते थे। मंत्री ने कहा कि राजद ने बिहार पर 15 साल शासन किया लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, जबकि एनडीए सरकार ने कर्पूरी बाबू को भारत रत्न से सम्मानित किया और फिर उनके विचारों को धरातल पर उतारते हुए पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। वहीं पर प्रेम कुमार ने कहा कि कर्पूरी बाबू के नाम पर एनडीए सरकार बिहार का
पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा कल्याण बजट में 44% भी वृद्धि हुई है। 2022 में ईबीसी आयोग का गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना करके अति पिछड़ा छात्रों के लिए शिक्षा और फिर छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है। महागठबंधन के चुनावी मेंढक चुनाव आते ही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राग अलापने लगते हैं। दोस्तों, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखी गई है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करें। जी हां, आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर के भाजपा नेता और फिर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उदय सिंह ने अपने पत्र में कहा कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सम्राट चौधरी का नाम 28 मार्च 1995 में हुए लोना प्रसाद नरसंहार केस में अभियुक्त के रूप में दर्ज है, जिसमें कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सम्राट चौधरी सहित 6 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वह कई महीने तक जेल में रहे। उनकी जमानत 2 बार खारिज हुई थी। उन्होंने मैट्रिक के प्रवेश पत्र के आधार पर अपनी उम्र 15 साल साबित की और नाबालिग का दर्जा पाकर के रिहा हो गए, लेकिन बाद में चुनावी हल्फनामे में उन्होंने अपना जन्म वर्ष 1969 बताया, जिससे 2020 में उनकी उम्र 51 साल हो जाती है। वहीं पर जनसुराज अध्यक्ष ने आगे लिखा है कि इससे ये स्पष्ट है कि सन 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी, यानी कि वे नाबालिग नहीं थे। ये विरोधाभास इस बात का भी संकेत है कि गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके उनकी जेल से रिहाई कराई गई है और एक गंभीर अपराध से बचने का प्रयास हुआ है। इस प्रकार के व्यक्ति का उच्च पद पर बना रहना न केवल शासन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि कानून के राज और फिर लोकतांत्रिक संस्थानों में उनका जनता का विश्वास भी कम करता है। वहीं पर पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने लिखा है कि इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि सम्राट चौधरी को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करें और कानून को अपना स्वाभाविक मार्ग अपनाने दें, ताकि इस नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ऐसे मुद्दे को उचित गंभीरता से एवं सत्य, न्याय एवं सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की भावनाओं के साथ सुलझाया जाएगा।